हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 8 की बुक का 5वां लेसन पढ़ेंगे और इसमें 1857 की क्रांति के बारे में और उसके बाद की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो लिखा है नीतियां और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं उसका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। तो पिछले अध्यायों में इन सब के बारे में जाना था कि कैसे लोगों ने उसका विद्रोह किया, आंदोलन किए, जो नीतियां उनको ठेस पहुंचाती थी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी। अब लिखा है नवाबों की छिनती सत्ता, यानी नवाबों की जो सत्ता थी वो छिन गई थी। कैसे छिन गई थी इसके बारे में बताया गया है। लिखा है 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि जो दरबार थे उनमें रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे और जो स्थानीय शासक थे उनकी स्वतंत्रता को भी घटाया जा रहा था। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनके जो राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके जो थे उनके धीरे धीरे करके छीने जा रहे थे, एक एक करके। आगे लिखा है बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। तो बहुत सारे स्थानीय शासक ऐसे थे जिन्होंने कंपनी के साथ बातचीत भी करनी चाहिए। तो उदाहरण इसमें रानी लक्ष्मीबाई का दिया गया है कि उनके पति की मृत्यु के बाद जो उनका गोद लिया हुआ बेटा था उसको कंपनी राजा मान ले। आगे लिखा हुआ है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, क्योंकि कंपनी जो थी उस समय अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर थी। उसे किसी की भी भावनाओं और किसी के भी प्रस्ताव से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे लिखा है अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासत कौन सी थी तो आपको याद रखना है अवध। आगे लिखा है 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो इस तरीके का ऐलान कर दिया गवर्नर जनरल डलहौजी ने और क्या किया, अवध को अपने कब्जे में ले लिया। आगे लिखा है कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। यानी कंपनी जो है धीरे धीरे शासकों को खत्म कर रही थी। अवध को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद कंपनी ने क्या किया कि मुगल शासन जो था उसे खत्म करने की पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उन पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। आगे लिखा है 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है।
ये ऐलान किया है गवर्नर जनरल डलहौजी ने कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो उनके परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और जगह दी जाएगी रहने के लिए। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो आपको याद रखना है गवर्नर जनरल कैनिंग। और डलहौजी ने क्या ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, यानी उन्हें रहने के लिए कहीं और जगह दी जाएगी। आगे लिखा है, और उसके बाद 1856 में कैनिंग ने यह फैसला कर दिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी कंपनी ने पूरी योजना बना ली थी मुगल शासन को खत्म करने की। आगे लिखा है, किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। यानी किसान भी परेशान थे क्योंकि उन पर जो लगान और कर वसूली के जो सख्त तौर तरीके थे, किसान उनसे परेशान थे। बहुत से लोग जो किसान थे वो महाजनों से कर्ज उन्होंने ले रखा था, लेकिन वो कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे और कर्ज ना लौटा पाने के कारण उनकी जो ज़मीनें थीं उनके हाथ से निकलती जा रही थी। और इसी तरीके से जो भारतीय सिपाही थे उनकी भी अपनी असंतोष की वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। आगे लिखा है, कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। यानी कि जो कुछ लोग सिपाही थे वो ऐसा मानते थे कि यदि हम समुद्र को पार करेंगे तो उनका जो धर्म है और जाति है वह भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए वो लोग समुद्र के पार नहीं जाना चाहते थे। आगे लिखा है, जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। और इनकार क्यों कर दिया इसका कारण मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि समुद्र को पार करना उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाना माना जाता था। तो इसीलिए उन्होंने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार कर दिया। आगे लिखा है, उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। यानी कंपनी जो है बहुत चालाक थी। उसने जो नया नियम बनाया तो उसमें ये साफ साफ लिख दिया गया कि यदि कोई कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र के पार भी जाना पड़ सकता है। यानी अब जो सेना में भर्ती होगा तो उसे इन शर्तों को मानना पड़ेगा। वह इसका विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले ही उसमें लिखा है कि जरूरत पड़ेगी तो समुद्र के पार जाना पड़ेगा। आगे लिखा है, सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। यानी जो किसान जिन कारणों से परेशान थे और कुछ किसान ऐसे भी थे जो सिपाही भी थे, तो ये जो गुस्सा है धीरे धीरे करके किसानों से सिपाहियों तक भी फैल गया। अब लिखा है, सुधारों पर प्रतिक्रिया।
अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। यानी जो कुछ कार्य थे वह जो अंग्रेज थे वह कुछ कार्यों को इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे भारतीय समाज को सुधारना चाहते थे। तो उन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून भी बनाए। आगे लिखा है, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। यानी अंग्रेज ये चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं ये ईसाई बन जाएं, तो इन्होंने इसी तरीके से नियम बनाए कि यदि कोई ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है उस पर उसका अधिकार पहले जैसा ही बना रहेगा। आगे लिखा है, बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। यानी कि जो भारतीय थे उन्हें ये लगने लगा कि ये जो अंग्रेज हैं उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर देंगे। आगे लिखा है, दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे। यानी कि इन सब के बारे में अध्याय 6 में पढ़ाया जाएगा। किसके बारे में? सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में। आगे लिखा है, जनता की नजर से। लिखा है, उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़ें। तो चलिए स्रोत 1 पढ़ लेते हैं। इसका नाम है 84 नियमों की सूची। तो लिखा है, यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। लिखा है, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने यानी सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। यानी कि ये बीच बीच में कुछ अंश यहाँ छोड़ दिए गए हैं। आगे लिखा है, तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों को भेज दी गई थी। यानी ये विष्णु भट्ट गोडसे की एक जो पुस्तक है उसका अंश दिया गया है। स्रोत 1 में ये लिखा है। आगे पढ़ लेते हैं स्रोत 2 में क्या दिया गया है। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। तो स्रोत 2 को भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्त के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक
के नाम से प्रकाशित कराया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। तो सीताराम पांडे का एक अंश यहाँ दिया गया है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। तो ये एक अंश दिया गया है कि किस प्रकार से उस समय की क्रांति को भड़काया गया। यहाँ आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। स्रोत 2 का शेष भाग यहाँ पर लिखा हुआ है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राफेल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेज दिया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे। जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। यानी ये खबर फैला दी गई कि जो कारतूस प्रयोग में लाए जा रहे हैं उन पर गाय की और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। अब एक रेजिमेंट को ये खबर मिली तो उन्होंने पत्र लिखकर दूसरे रेजिमेंट को यह खबर भेजी और धीरे धीरे करके प्रत्येक रेजिमेंट को यह खबर मिल गई और रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। आगे लिखा है, कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। तो क्रांति के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से क्रांति फैली, यानी अफवाह भी कुछ उसमें थी। अफवाहें फैला दी गई तो लोगों में उत्तेजना भड़क गई और इसी तरीके से क्रांति हुई। आगे यहाँ इसमें एक चित्र और दिया गया है जो आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया था। ये चित्र आप लोग देख सकते हैं। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते 1857 विद्रोह में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। यानी यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में भी फैल गया था। अब लिखा है, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो सैनिक विद्रोह क्या है? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दें। और सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया, इसी के बारे में बताया गया है। लिखा है, यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। आगे लिखा है, भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की, यानी जो क्रांति की शुरुआत हुई वह मेरठ से हुई। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए।
कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ इस चित्र को देख लीजिए। चित्र के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, कैवेलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। तो क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई और दिल्ली तक कैसे पहुंची, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। ये पहले अभी बताया था कि सिपाहियों में विद्रोह का एक कारण ये भी था कि उन्हें ये लगता था कि जो कारतूस प्रयोग के लिए उन्हें दिए गए हैं उन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। आगे लिखा है, 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। यानी जो 85 सिपाही जो नौकरी से निकाल दिए गए थे क्योंकि उन्होंने अपने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया गया था, तो इस आरोप में उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई गई। और यह घटना कब की है? 9 मई 1857 की। आगे लिखा है, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। यानी 9 मई को ये घटना हुई जब उन 85 सिपाहियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। और 10 मई को क्या हुआ? सिपाहियों ने प्रतिक्रिया दी और क्या किया? जो मेरठ की जेल में बंद सिपाही थे उन्हें आज़ाद करा दिया और अंग्रेज अफसरों को मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार भी कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। आगे लिखा है, उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। यानी जब इस बात पर चर्चा हुई कि अंग्रेज देश से चले जाएंगे तो देश का शासन कौन चलाएगा, क्योंकि सिपाही जो है पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करना चाहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? तो इसका जवाब सिपाहियों ने भी ढूंढ लिया था और कहा था कि वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपेंगे। आगे लिखा है, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ पर भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। तो सिपाहियों ने क्या किया कि वे जबरदस्ती महल में घुस गए थे और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया और बादशाह को भी मजबूरी में यह बात माननी पड़ी। अब उन्होंने क्या किया कि देश भर के जो मुखिया थे और शासक थे उन्हें चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के एक
इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। यहाँ चित्र में आप बहादुर शाह जफर को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर मंगल पांडे की स्मृति में एक टिकट जारी किया गया था, ये टिकट आप देख सकते हैं। आगे लिखा है, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। यानी अंग्रेजों के आने से पहले भारत पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था और जो छोटे शासक थे और जो रजवाड़े थे वो मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। यानी कि जिस तरीके से पहले छोटे छोटे शासक अपने इलाके में शासन चलाते थे तो वे यही कल्पना कर रहे थे कि यदि मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो वे पहले के तरीके से शासन चलाने लगेंगे। आगे लिखा है, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है, जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। तो इसी तरीके से हुआ, जब लोगों को यानी सिपाहियों को बहादुर शाह जफर का साथ मिल गया तो उनका उत्साह और अधिक बढ़ गया। यहाँ आप इस चित्र में नाना साहब को देख सकते हैं। आगे लिखा है, बगावत फैलने लगी। यानी अब कैसे बगावत फैली उसके बारे में लिखा है। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला शुरू ही हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों, गांव के लोग भी बगावत के रास्ते चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से विद्रोह फैला। स्थानीय लोग भी विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार थे। वे जमींदारों के साथ मिलकर विद्रोह में भाग लेना चाहते थे। आगे लिखा है, विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। यानी सभी लोग साथ मिल गए थे तो उनके सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत ही कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल के द्वारा कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा गया और उसमें अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया गया कि कैसे अंग्रेज भयभीत हैं विद्रोहियों के सामने। और उस टेलीग्राम में लिखा था कि जो हमारे लोग हैं
विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आगे लिखा है, इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली थी। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, यानी सभी एक साथ मिलकर इस युद्ध में हिस्सा लेना चाह रहे थे। यहाँ इस चित्र में आप रानी लक्ष्मीबाई को देख सकते हैं। यहाँ इस चित्र में वीर कुंवर सिंह को देख सकते हैं और इस चित्र को आप देख सकते हैं। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ इस चित्र को भी आप देख सकते हैं और यहाँ लिखा है, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किले बंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं तात्या टोपे की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया था, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब लिखा है कंपनी का पलटवार। लिखा है, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, यानी इतना विद्रोह हो गया था, सभी साथ मिल गए थे। अंग्रेजों की सेना उनके सामने छोटी नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी थी। आगे लिखा है, कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। यानी कि अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी, इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों के लिए नए कानून भी बना दिए गए। जो मुख्य केंद्र थे उन पर धावा बोल दिया गया और सितंबर 1857 में दिल्ली को अंग्रेजों ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया और जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह ने अंतिम सांस ली, यानी उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई। आगे लिखा है, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गईं। यानी धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, जो विद्रोही लोग थे उनको मार दिया। रानी लक्ष्मीबाई की हार हो गई, उन्हें भी मार दिया गया। अवंतीबाई लोधी को अंग्रेजों ने घेर लिया और वे शहीद हो गईं।
बहादुर शाह जफर तो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे लिखा है, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते थे। आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। यानी कि पहले जो सफलताएं विद्रोहियों को प्राप्त हुई थीं, उनसे उन्हें उत्साह मिला था, लेकिन जब वे हार गए तो उनकी हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था, उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यानी जो अंग्रेज थे, उन्होंने लोगों के विश्वास को फिर से जीतना चाहा। उनसे कहा गया कि उनकी जमीन पर अधिकार पहले की जैसे बने रहेंगे और यदि वे आत्मसमर्पण कर देते हैं तो वे सुरक्षित रहेंगे और उनकी जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी, बशर्ते उन्होंने किसी भी अंग्रेज की हत्या ना की हो। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र को, और यहाँ लिखा हुआ है, अंग्रेज टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। यानी ये कश्मीरी गेट है, तो विद्रोहियों का कब्जा था। जब अंग्रेज इसमें अंदर घुसना चाहते थे तो उन्होंने कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अंग्रेज विश्वास जीतने के लिए लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। फिर भी कई सिपाही थे जिन पर मुकदमे चलाई गई और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब लिखा है, विद्रोह के बाद के साल। यानी विद्रोह के बाद के साल कैसे थे उसके बारे में बताया गया है। लिखा है, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए जो निम्नलिखित हैं। तो जो बदलाव किए अंग्रेजों ने उसके बारे में लिखा हुआ है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार से उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। यानी कंपनी के जो अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चले गए। आगे लिखा है, दूसरा बदलाव क्या किया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक के दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। तीसरा बदलाव क्या किया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। यानी कि भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया गया। और क्या तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती नहीं किया जाएगा, बल्कि अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। आगे लिखा है, और जो बदलाव किए गए उनके बारे में।
मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। आगे लिखा है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। यानी कि इस क्रांति के बाद काफी बदलाव आए और एक नए इतिहास की शुरुआत हुई। यहाँ आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो रेड कलर से दिखाई गई हैं लाल रंग से, ये विद्रोह के मुख्य केंद्र थे 1857 की क्रांति के, यानी मेरठ, दिल्ली, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ और झांसी। और जो काले रंग से दिखाए गए हैं, जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये विद्रोह के अन्य केंद्र थे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी। तो ये एक केस स्टडी के बारे में बताया गया है। तो इसको पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आज के लेसन में 1857 की क्रांति किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में जाना, और किस तरीके से उसका दमन किया गया उसके बारे में भी जाना। कंपनी ने किस प्रकार से अपनी शासन करने की नीतियों को बदला और कंपनी के जो अधिकार थे वह ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चले गए, इन सब के बारे में जाना। और बाद में बदलाव भी किए गए, उन सब के बारे में जाना। अब इस खुर्दा संग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है 1857 की घटना के बहुत पहले उसी प्रकार की घटना 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। यानी 1857 तो बाद की घटना है। ऐसी ही एक घटना 1817 में घटित हो चुकी है। कहाँ पर? खुर्दा नामक एक स्थान पर। हमारे लिए इस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिसमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उन्हें उनके राज्य को अपने में मिला लिया, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का मात्र एक दशमांश था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि जो राजा वीर किशोर थे तो उनके पुत्र मुकुंद देव जो चाहते थे उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला और इसी तरीके से एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त हो गया। आगे लिखा है, खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पाइक किन्हें कहते हैं, तो ये सैनिक वर्ग है जिन्हें पाइक कहा गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
आगे लिखा है, इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान नीति को चालू रखा। इसमें क्या होता था कि रैयतों की जो भुगतान क्षमता है उसको अनदेखा करके हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायादारों की जमीनों को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। आगे लिखा है, खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए। अपने तथा अपने जैसे जमीन को बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्रायः 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थीं, वे थीं अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार के नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। और स्थानीय जमींदारियों की कलकत्ता में नीलामी के कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। उनतीस मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत हो गई, जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष उड़ीसा, दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़ने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्यवाही चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कोजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों की उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्जा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने दिया गया और 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर कर आंकना होगा। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको समझ में आ गया होगा कि पाइक कौन थे और पाइक से प्रश्न पूछा जाता है और 1857 से पहले अंग्रेजों के विरुद्ध ये पहला संघर्ष था। तो ये भी आप लोगों को जानना आवश्यक था। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। 1857 की क्रांति के बारे में जो भी प्रश्न बने तो आप लोगों को ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ से प्रश्न बने हैं मैंने आपको बताया है, तो वो सभी तथ्य आपको याद रखने हैं। और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एसएसटी की प्रैक्टिस भी मैं करवा चुकी हूँ। 10 से ज़्यादा वीडियो आ चुके हैं, आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। और अब मैं पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आऊँगी एसएसटी के, तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा। अभी पेडागोजी की कोई भी वीडियो नहीं आई है, पर एसएसटी एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस मैं करवा चुकी हूँ, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। एसएसटी की प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। ऑफलाइन वाले सभी पेपर मैंने करवा दिए हैं, कुछ ऑनलाइन वाले पेपर भी करवाए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा ज्योग्राफी भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है, क्लास 6 to 8 प्ले लिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है और हिस्ट्री की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर सभी वीडियो आप लोग एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।